नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिविल सारथी में आपका स्वागत करता हूं। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ने के क्रम में हमने यूरोपियों के आगमन कल देखा। यूरोपियों के आगमन क्या क्यों हुआ, क्यों यूरोपीय भारत में आए, भारत में आने के लिए उन्हें क्यों दूसरे समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। ठीक है, रेनेसा आपने देखा, फिर अरबों ने क्यों आक्रमण किया, अरबों ने कैसे उनके ऊपर कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, कैसे ओटोमन साम्राज्य आया, उसके बाद कैसे पुर्तगाली भारत में आए, वास्को डी गामा कैसे आया केप ऑफ गुड होप होते हुए, और फिर उसके बाद कैसे जमूरिन ने उसका स्वागत किया। उसके बाद जमूरिन के स्वागत करने के बाद यहाँ पे तीन जो क्या कहते हैं पुर्तगाली गवर्नर जनरल है, उनके बारे में आपने जाना। पुर्तगाली भारत में क्या क्या लेके आए और पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, ये कल आपने देखा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप वो सब चीजें जो है उसको रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो इसी क्रम में आज हम डचों का आगमन देखेंगे, डच भारत में कैसे आए और कैसे उनका पतन हुआ। इसके बाद में हम अंग्रेज भी आज ही देख लेंगे, ब्रिटिश जिसको कहते हैं। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने के लिए सिविल सारथी ये टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। आइए देखते हैं डच भारत में कैसे आए। तो डच भारत में आने का डच का क्रम ऐसा है कि 1596 याद रखिएगा एक ईयर। 1596 में एक अंग्रेज क्या कहते हैं डच के खोजी हुए कार्निलेस हाउटमैन। ठीक है, हाउटमैन ने क्या किया, सबसे पहले पूर्वी एशिया में मतलब पूर्व की तरफ आना चालू किया। और सबसे पहले वो कहाँ पे पहुंचे, तो सबसे पहले वो सुमात्रा पहुंचे। ठीक है, सुमात्रा कहाँ पे, इंडोनेशिया का सुमात्रा एक द्वीप है, वो सबसे पहले सुमात्रा पहुंचे। ठीक है, डायरेक्ट भारत नहीं आए थे, सबसे पहले वो सुमात्रा आए थे। ठीक है, फिर 1602 में क्या हुआ, 1602 में डच की एक फैक्ट्री स्थापित हुई जिसका नाम है वेरिंगडे ओस्ट इंडीसे कंपनी। ठीक है, वेरिंगडे ओस्ट इंडीसे कंपनी की स्थापना कब हुई, 1602 में। ये कैसी कंपनी थी, ये दुनिया की सबसे पहली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बहुराष्ट्रीय संयुक्त पूंजी है ना, बहुराष्ट्रीय संयुक्त पूंजी यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कौन सी दुनिया की सबसे पहली, तो डच की कंपनी है वेरिंगडे ओस्ट इंडीसे कंपनी। ठीक है, ये सबसे पहली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो ये इसका निर्माण हुआ 1602 में। उसके बाद ये भारत आए और 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में स्थापित कर दी डचों ने। ठीक है, अभी ये वेरिंडे ओस्ट इंडीज कंपनी क्या है, ये राज्य के भीतर राज्य है। ठीक है, राज्य के भीतर राज्य, स्टेट विद इन स्टेट क्या होता है, मतलब जो यहाँ की डच की जो सरकार थी उसने कंपनी को क्या क्या इजाजत दे दी थी, कंपनी को बोला था कि ठीक है भाई आप अपने सिक्के ढाल लो, आप वहाँ पे क्या कहते हैं अपनी सेना रख लो, वहाँ पे अपना मतलब एक जो भी मतलब आप एक राज्य के अंदर जो जो होता है वो पूरा एक मतलब राज्य की तरह ही उसको कंपनी को बना दिया गया था। तो राज्य क्या था, डच एक राज्य था, और डच के अंदर क्या कहते हैं कंपनी भी एक राज्य बन के उभर आई थी। ठीक है, तो राज्य के भीतर राज्य कहा जाता है, स्टेट विद इन स्टेट। ठीक है, कंपनी डच सरकार द्वारा कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकार इसे एक स्वायत्त शक्ति बनाते थे। ठीक है, अब इसके बाद मतलब ये राज्य के भीतर राज्य क्यों बना, ये लिखा हुआ है, सैन्य और राजनीतिक शक्ति इसको दे दी गई थी। इसको बोला गया था कि आप युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, अपनी सेना रख सकते हैं। ये सब अधिकार किसको होता है, राज्य को होता है ना, स्टेट को। युद्ध करने का अधिकार किसको है, स्टेट को है। उसके बाद संधि करने का अधिकार किसको है, स्टेट को है। सेना रखने का अधिकार भी हमारे वहाँ भारत को है ना, भारत सरकार को है। आप अपनी सेना नहीं रख सकते हैं। प्रशासनिक अधिकार इसको दे दिएगा कि आप किले बनाइए। आर्थिक अधिकार कैसे दे दिएगा कि आप अपने खुद के सिक्के जारी कर सकते हैं। ठीक है, सिक्के मतलब अपनी करेंसी खुद की जारी करने का अधिकार स्टेट को होता है। तो डच की कंपनी को भी सिक्के जारी करने का अधिकार मिल गया, इसलिए स्टेट विद इन स्टेट हो गई है ना। अब भारत में डच का व्यापारिक विस्तार कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया कि डच सबसे पहले कहाँ पे पहुंचे थे, तो सुमात्रा द्वीप पे पहुंचे थे। ठीक है, ये आप भूलिएगा मत, सुमात्रा द्वीप पे सबसे पहले डच पहुंचे। उसके बाद भारत में बहुत बाद में आए वो, है ना। डचों का मुख्य लक्ष्य भारत पर शासन करना नहीं था, जैसे अंग्रेजों अंग्रेजों का भी पहले किसी का भी लक्ष्य यहाँ पे शासन करना नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे जैसे पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, इन सब लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे राजनीतिक शून्यता की स्थिति है। शून्यता की स्थिति मतलब कैसे, औरंगजेब जब मर गया तो उसके बाद कोई भी एक कुशल शासक बचा नहीं है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोए रख सके और ठीक से शासन कर सके, ऐसा कोई राजा बचा नहीं था ढंग का। तो इसी का फायदा उठा के वो लोग पहले शुरू में व्यापार करने आए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्या बोला कि जब यहाँ पे क्या कहते हैं राजनीतिक शून्यता है, कोई यहाँ पे शासन करने वाला है ही नहीं, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे शासन करते हैं। शासन करने पे क्या होगा, हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, हमको बस खाली यहाँ से रिटर्न और रिटर्न ही लेना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ पे फिर शासन करना शुरू किया, और शासन करने के क्रम में सबसे लास्ट में अंग्रेज टिक पाए, और अंग्रेजों ने एक लंबे समय तक शासन किया, जिसको हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी डच देखते हैं। डचों का मुख्य लक्ष्य क्या था, भारत पे शासन करना नहीं बल्कि मसाला व्यापार पर नियंत्रण करना था, है ना। तो इन्होंने इसी क्रम में सबसे पहली फैक्ट्री अपने कहाँ पे स्थापित की, मसूलीपट्टनम में। सबसे पहली डचों की सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी, मसूलीपट्टनम में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पहली फैक्ट्री डचों की स्थापित हो गई मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम के बाद फिर इनका क्या कहते हैं, यहाँ पे नागपट्टनम इनका क्या था, इंडिया में मुख्यालय था। ठीक है, हेडक्वार्टर नागपट्टनम इनका इंडिया मुख्यालय था। अब उसके बाद डचों ने क्या कहते हैं, एक बार एग्जाम में मतलब पीवाईक्यू अगर आप उठा के देखेंगे घटना चक्र, तो पूछा गया कि डचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे स्थापित की थी। तो सूरत में अपनी फैक्ट्री इन्होंने कब स्थापित की, 1616 में। ठीक है,
पीपली अगर देखा जाए तो पीपली में 1627 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। चिंसुरा में, चिंसुरा जो कि बंगाल में है, 1653 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कासिम बाजार कहाँ पर है? तो कासिम बाजार भी बंगाल में है। कासिम बाजार में भी क्या कहते हैं इन्होंने 1653 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नागपट्टनम क्या कहते हैं इनका मुख्यालय ही था। और कोचीन जो है, कोचीन भी क्या कहते हैं, कोचीन में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अब मलक्का आपको पता होगा कहाँ पर है, श्रीलंका के ऊपर, और श्रीलंका, ठीक है, ये दोनों जगह पे 1641 में इन्होंने मलक्का में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है, और 1658 में इन्होंने श्रीलंका में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है। अब देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 1616, 1627, 53, 53, 41, 48, ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी पूरे भारत में अलग अलग जगह पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करते जा रहे हैं। तो भाई जब ये इतनी तेजी से अपना विस्तार कर रहे थे तो अंग्रेजों को और पुर्तगालियों को ये खटक गए। अंग्रेजों और पुर्तगालियों को लगा कि भाई हम तो बहुत धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं और ये एकदम तेजी से भागे जा रहे हैं। तो जब ये खटके तो इनका पुर्तगालियों के साथ भी संघर्ष हुआ और इनका अंग्रेजों के साथ भी संघर्ष हुआ। पुर्तगालियों के साथ संघर्ष के क्रम में पुर्तगालियों ने इनसे मलक्का पर अधिकार कर लिया इनसे लेके, और श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मलक्का और श्रीलंका को डच से किसने छीना, तो पुर्तगालियों ने छीना। ठीक है, अब अंग्रेजों के साथ में इनकी लड़ाई कैसे शुरू हुई? ठीक है, तो आपको पता है कि ये सबसे पहले कहाँ पे, इंडोनेशिया गए हुए थे। इंडोनेशिया में इनका मुख्यालय कहाँ पे था? बाटविया में। ठीक है, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, जकार्ता। बाटविया में इनका मुख्यालय था। पता होना चाहिए कि बाटविया जो है यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1619 में। ठीक है, 1619 में बाटविया में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, और बाटविया इनका मुख्यालय था। और अगर पूछा जाए भारत में इनका मुख्यालय कहाँ पे था, तो नागपट्टनम में। किसका? डचों का मुख्यालय भारत में नागपट्टनम में था। एशिया में, पूरे ओवरऑल एशिया में अगर देखा जाए तो इनका मुख्यालय कहाँ पे था? बाटविया में, 1619 में, जहाँ पे इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। अब ये व्यापार कैसे करते, व्यापार क्या क्या करते थे? तो भारत में अगर सूती वस्त्र का व्यापार अगर किसी ने शुरू किया था, मतलब यूरोप ले जाने का, तो डचों को इसका श्रेय जाता है। इसके पहले सब लोग क्या थे? मसाला मसाला मसाला, कि वास्को डी गामा मसाला ले गया, उसको ज्यादा फायदा हो गया, तो बस खाली मसाले ही ले जाओ। लेकिन डचों को लगा भाई मसाले तो ठीक है, सब ले जा रहे हैं, यहाँ का जो सूती वस्त्र है वो भी बहुत अच्छा है, तो ये सूती वस्त्र यहाँ से लेके गए, यहाँ से नील लेके गए। ठीक है, जब तक जर्मन कंपनियां सिंथेटिक नील नहीं बनाने लग गई थी, तब तक आपको पता होगा कि 1917 जब गांधी जी ने चंपारण किया था, तब तक भारत से ही यहाँ पे नील की खेती करवा करवा के, यहाँ की जमीनों को बंजर बना बना के नील यहाँ से ले जाया जाता था यूरोप। ठीक है, सोरा यहाँ से ले जाया जाता था। एक बार बिहार में पूछा गया है कि भाई सोरा मतलब पूरे भारत में कहाँ पर होता था, तो बिहार में। ठीक है, और रेशम भी यहाँ से मुख्यतः ये निर्यात किया करते थे। इंडोनेशिया से लोग लौंग, जायफल और दालचीनी का निर्यात किया करते थे। अब डच क्या हो गया, डच इतनी तेजी से आगे बढ़े, और जब कोई बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो लोगों को खटकने लगता है। और डचों ने गलतियां भी बहुत की। सबसे पहली गलतियां इन्होंने क्या की, अगर अंग्रेजों के साथ में इनका संघर्ष देखा जाए तो सबसे पहले हुआ इनका अम्बोइना हत्याकांड। अम्बोइना कहाँ पर है? तो अम्बोइना एक जगह है, कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में अम्बोइना एक जगह है, वहां पे क्या हुआ था कि इनकी फैक्ट्री थी, और 1623 में क्या हुआ था कि अंग्रेज व्यापारी थे और कुछ जापानी व्यापारी और कुछ पुर्तगाली व्यापारी अम्बोइना में जाके इनके साथ साथ में मतलब व्यापार करने लग गए। तो क्या हुआ, डचों की उनसे हो गई थोड़ी बहुत आनाकानी और लड़ाई। तो इसी चक्कर में डच क्या थे, थोड़े उस समय वहां पे इंडोनेशिया में पहले पहुंचे थे, तो ज्यादा पावरफुल थे। तो इन्होंने क्या किया, डचों ने 10 अंग्रेजी व्यापारी और 10 जापानी व्यापारी और एक पुर्तगाली व्यापारी, इनको जान से मार दिया। अब भाई ये लग गया अंग्रेजों को बुरा, और वहां पे मतलब जो ब्रिटेन ब्रिटेन है वहां पे भी ये बातें चली, और यहाँ भारत में भी चलने लगी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अभी तो इस बात को रहने दो, अभी इस बात को दबा के रखो, बाद में इनको देखा जाएगा। अंग्रेजों ने बोला अभी हमको भारत में पहले विस्तार करने दो। ठीक है, तो अम्बोइना का युद्ध याद रखिएगा, अम्बोइना कहाँ पर? इंडोनेशिया में। उसके बाद में कोलाचेल का युद्ध हुआ है, ये भारत के राजा के साथ में हुआ है। ये त्रावणकोर के राजा हुए मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा क्या कर रहे थे, त्रावणकोर में अपना विस्तार कर रहे थे सब जगह पे। तो और डचों का क्या था, डचों ने क्या कहते हैं, मतलब जो मलक्का की साइड है अपना क्या कहते हैं व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। तो डचों को लगा कि भाई यहाँ पर हमको अपना एकाधिकार करना है, और मार्तंड वर्मा पूरे त्रावणकोर में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो डचों ने क्या किया, त्रावणकोर में कर दिया हमला। और राजा राजा मार्तंड वर्मा थे उस समय थोड़े शक्तिशाली, तो उन्होंने क्या किया, कोलाचेल के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। ठीक है, कोलाचेल के युद्ध में कौन जीता? तो राजा मार्तंड वर्मा जीते, और डच पराजित हो गए। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सबसे पहले किसी भी पुर्तगाली मतलब फोर्स को या किसी भी पुर्तगाली आर्मी को हराने वाले राजा कौन थे, तो राजा मार्तंड वर्मा थे। कौन से युद्ध में? कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डचों के बीच में हुआ। ठीक है, अंतिम में आया बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध आपको पता है 1759 में हुआ। क्या कहते हैं, मतलब जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना मतलब बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की सुजाउद्दौला को हराने के बाद। और यहाँ पे क्या कहते हैं, कासिम जो दूसरे नंबर पे था, कासिम को यहाँ पे सत्ता बिठाया। जाफर कासिम, जाफर आपको याद होना चाहिए, मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर। तो जब मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को गद्दे बिठाया गया, जिसको हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे।
तो मीर कासिम ने क्या किया कि भाई अपनी स्वायत्ता मतलब कि बोले कि अंग्रेजों के अंडर में तो मैं काम कर नहीं सकता हूँ, मेरे को अपने यहाँ पे स्वायत्ता स्थापित करनी है। तो उसने क्या किया कि डचों को अपने साथ में लेके अपनी सेना को पुनर्गठित करना, ये सब मतलब करना चालू कर दिया। तो ये बात अंग्रेजों को खटक गई, तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि कासिम को तो बाद में हम साइड में लगाएंगे, सबसे पहले डचों को साइड में लगाते हैं। तो बेदरा के युद्ध हुआ 1759 में, और उसमें डचों को क्या किया गया, डचों को साइड लाइन किया गया, डचों को इसमें हराया गया, डचों की निर्णायक हार हुई। उसके बाद डच यहाँ धीरे धीरे क्या हो गए, इंडिया से वैनिश हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार ये डचों की पूरी कहानी है। बेदरा के युद्ध 1759 में हुआ, जिसमें क्या हुआ, ये पूरी तरह पराजित हो गए और इनके प्रभाव का अंत हो गया, धीरे धीरे वैनिश हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये डच की पूरी कहानी समाप्त होती है। इसके बाद आती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बहुत जरूरी है, जो 1600 में आई, और उसके बाद फिर 1947 में आपको पता है किस तरीके से गई। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 को। महारान जो यहाँ पे महारान वहाँ पे मतलब महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने इनको 15 साल तक क्या करते हैं, व्यापार करने का एकाधिकार दिया। कितने साल का पूछा जाता है, कितने साल का शुरू में दिया गया, 1500 में। फिर उसके बाद 1609 में, 1609 में जो ये जो व्यापारिक एकाधिकार था, इसको बढ़ा के अनिश्चित काल तक के लिए कर दिया गया। और ये पूछा जाए किसने किया था, तो राजा जेम्स प्रथम ने। राजा जेम्स प्रथम ने 15 साल से बढ़ाकर 1609 में अनिश्चित काल तक के लिए बोल दिया कि भाई आपका व्यापारिक एकाधिकार है ना। अब ये शुरुआत कैसे हुई, जब ये एक सवाल आपसे ये भी पूछा सकता है कि जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उस समय भारत का शासक कौन था, अकबर। ठीक है, अकबर उस समय भारत का शासक था। तो जो विलियम हॉकिंस जो थे वो मुगल दरबार में आए थे, वो अकबर के नाम का पैगाम लेके आए थे, लेकिन जब तक ये भारत पहुंचे तब तक क्या हुआ था, अकबर खत्म हो चुके थे और जहांगीर का यहाँ पे शासन चालू हो गया था। तो 1608 में हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आए थे। ठीक है, कौन से जहाज से, कभी कभी पागल हो जाते हैं आयोग वाले, तो उल्टे सीधे सवाल पूछना चालू कर देते हैं। तो ये भी पूछ लेते हैं कि गांधी जी कौन से जहाज से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने गए, कौन से जहाज से साउथ अफ्रीका से होकर लौटे। पूछ लेगा विलियम हॉकिंस कौन से जहाज से आए, तो हेक्टर जहाज से विलियम हॉकिंस सूरत आए थे। अब ये क्या कहते हैं, कई भाषा के मतलब दक्ष थे, है ना। ये तुर्की उर्की फारसी वारसी जाना करते थे, तो जहांगीर ने इनको इंग्लिश खान की उपाधि दे दी थी। ठीक है, जहांगीर को तम्बाकू वम्बाकू खिलाए और वाइन वाइन पिलाई, जहांगीर इनसे खुश हो गए और उनको इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। अब पुर्तगाली प्रभाव के अभी क्या हुआ कि ये लोगों ने क्या बोला कि भाई हमको सूरत में अपनी मतलब व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की इजाजत दो जहांगीर भाई। अब हमने आपको इतना खुश किया, आप भी हमको खुश करो। लेकिन जहांगीर जो थे पुर्तगालियों से बहुत डरते थे कि भाई पुर्तगालियों के पास नौसैनिक शक्ति है, और पुर्तगाली क्या कहते हैं हमको, वो काटेज आर्मीरा काफिला पद्धति आपने कल पढ़ाई होगा, काटेज जो है हमको देंगे नहीं पुर्तगाली, तो हम अपना समुद्री व्यापार कर नहीं पाएंगे। तो पुर्तगालियों के डर के कारण शुरू में तो इन्होंने क्या कर दिया कि भाई अंग्रेजों को मतलब सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने से मना कर दिया। तो भाई यहाँ इधर उधर भटकने लगे ये। और सबसे पहली मतलब एक टेम्परेरी फैक्ट्री अगर पूछा जाए कहाँ पे स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में कब, 1611 में। 1611 में इन्होंने अपने रहने खाने थोड़े बहुत सामान इकट्ठे करने के लिए मसूलीपट्टनम में एक टेम्परेरी फैक्ट्री क्या कर ली, स्थापित कर ली, है ना। उसके बाद क्या हुआ 1612 में, अब ये अंग्रेज सोचने लगे कि भाई यार जब तक पुर्तगालियों को ठिकाने नहीं लगाएंगे तब तक अंग्रेज का, अरे क्या कहते हैं, ये मुगल जो शासक है ये हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। इनको लगेंगे कि पुर्तगाली सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और हमारे अंदर तो कोई दम ही नहीं है। तो 1612 में अंग्रेजों ने स्वाले का युद्ध लड़ा, और स्वाले के युद्ध में पुर्तगालियों के एकाधिकार को उन्होंने तोड़ दिया भाई, है ना। मुगलों को लगा कि भाई वाह, ये अंग्रेज तो जो है ये पुर्तगालियों से ज्यादा शक्तिशाली है, तो इनको मौका देना चाहिए। और पुर्तगालियों का जो ये फालतू का नाटक चल रहा है, ये धर्मांतरण करा रहे हैं और समुद्र में लूटपाट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसको तोड़ने का एक ही रास्ता है कि अंग्रेजों को क्या किया जाए, अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने दी जाए। तो 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी भाई अंग्रेजों ने। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो थे जहांगीर, इन्होंने इनको फैक्ट्री स्थापित करने की मंजूरी दे दी। कब दी, तो 1613 में सूरत में पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई। अगर आपसे पेपर में सवाल आता है कि अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो आंख बंद करके मसूलीपट्टनम लगाइएगा। 1611 में मसूलीपट्टनम स्थापित की। और पूछा जाए कि पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित कहाँ की, तो फिर सूरत आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली स्थायी फैक्ट्री उन्होंने 1613 में सूरत में स्थापित की थी। इसके बाद फिर आगे बढ़ते गए, उसके बाद फिर क्या कहते हैं 1615 में आए, अ, मतलब ये टॉमस रो आए। ठीक है, ये जेम्स प्रथम के राजदूत थे, ये राजदूत थे बस खाली ऐसे भ्रमण करने आए थे भारत में घूमने के लिए। भ्रमण करने दो क्या, ये और मतलब मांगने आए थे कि भाई सूरत में मिला है, पूरे भारत में क्यों ना हमको अधिकार मिल जाए, पूरे भारत में जगह जगह फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। तो टॉमस रो 1615 में आए और 1619 तक रहे। अभी मुगल दरबार में आए, इन्होंने क्या किया, घूमा इधर उधर, जहांगीर के दरबार में पहुंचे, और जहांगीर को खुश करके इन्होंने पूरे भारत में, पूरे भारत में व्यापक अधिकार करने का इन्होंने क्या ले लिया कि भाई हम जहाँ जहाँ पे मुगल का अधिकार है, जहाँ जहाँ पे मुगल का राज्य, पूरे भारत में तो मुगल का राज्य था नहीं, मराठे वराठे फैले हुए थे, लेकिन जहाँ जहाँ पे मुगल का राज्य था वहां वहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसीलिए सर टॉमस वो यात्री से व्यापारी में बदल गया है। अब इन्होंने अपना व्यापारिक विस्तार कैसे किया, तो अपना व्यापारिक विस्तार इन्होंने तीन क्रम में देखा सकता है। भारत को अगर तीन भागों में बांटा जाए, तो एक साउथ इंडिया देखा जा सकता है ना।
एक वेस्टर्न इंडिया देखा जा सकता है, एक ईस्टर्न इंडिया देखा जा सकता है, ठीक है। अब साउथ इंडिया में क्या हुआ, 1639 में, 1611 में साउथ इंडिया में आपको पता है सबसे पहली फैक्ट्री इन्होंने 1611 में कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में स्थापित कर दी थी, जो कि आप देख के आ चुके हैं। 1639 में क्या हुआ, मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कर दी। ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये पेपर में आने वाला सवाल है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब की, 1639 में। किसने की थी, तो अंग्रेजों ने, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं, वो ये गोलकुंडा का जो सुल्तान था ना, ये मद्रास इन्होंने किससे लिया था, गोलकुंडा का सुल्तान, गोलकुंडा सुल्तान के लड़ मार काट करके नहीं, इन्होंने क्या कहते हैं, ऐसे ही क्या कहते हैं, ऐसे ही ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर दिया, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कर दी। अब पश्चिमी भारत में आपको पता है 1612 में इन्होंने क्या किया था, 1612 में सूरत में स्थापित की थी। 1661 में इनको पता है कि ये जो पुर्तगाली थे, इन्होंने अपनी महारानी का मतलब जो अपनी राजकुमारी थी, उनका विवाह इनके क्या कहते हैं राजकुमार के साथ में कर दिया था, और बॉम्बे को दहेज में देना पड़ गया था, कल मैंने आपको बताया था। तो 1668 में फिर इन्होंने बॉम्बे में भी फैक्ट्री की स्थापना की, है ना। और अपना जो क्या कहते हैं, ये मुख्यालय था पश्चिमी भारत का ही, सूरत से लेके बॉम्बे में स्थापित किया। और आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैसे एस्टेब्लिश हुई ये आपने देखा, मद्रास प्रेसिडेंसी कैसे एस्टेब्लिश हुई ये आपने देखा, ठीक है। धीरे धीरे लोग अपनी क्या कर रहे हैं, अपना मतलब ये जो प्रेसिडेंसी वो बनाते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्वी भारत का क्रम आया। पूर्वी भारत जो था उसमें सबसे ज्यादा विकसित था बंगाल, बंगाल आपको पता होना चाहिए, बंगाल उसमें सबसे ज्यादा विकसित था। तो 1690 में जॉब चार्नोक थे, जॉब चार्नोक ने किसकी, कलकत्ता की स्थापना की है। कौन से 3 गांव को मिलाकर इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की है, तो सूतीनता, कोलिकाता और गोविंदपुरी। इन तीनों गांव को मिला के इसने किसकी, कोलकाता की स्थापना की। अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो सब जगह मतलब ऐसे नए नए चल रहे हैं कि नहीं भाई, बहुत सारे लोगों ने मिलकर की थी, अकेले जॉब चन्नो का नाम क्यों ना आए, अकेले जॉब चन्नो की क्यों सारा श्रेय ले जाए। लेकिन ये सब चलता रहता है, हमको तो बस खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पता होना चाहिए कि जॉब चार्नोक ने क्या कहते हैं सारी जमींदारी ली इन तीनों गांव की। इन तीनों गांव की जमींदारी लेके क्या कहते हैं 16 वहां पर मतलब जो लोकल गवर्नर था वहां से इन तीनों गांव की जमींदारी ली। उसको 3000 रुपये दिए गए थे, 3000 रुपये देखिए, 3000 रुपये का लालच देके इन तीनों गांव की जमींदारी ली गई थी। उसके बाद में फिर उसके बाद कलकत्ता की स्थापना की गई थी। फिर आपको पता होना चाहिए कि 1911 तक भारत की राजधानी क्या रही थी, कलकत्ता रही थी। फिर 1911 में फिर तीसरा दिल्ली दरबार लगा, है ना। उसके बाद तीसरा दिल्ली दरबार में ही कलकत्ता से राजधानी क्या कहते हैं, दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, ठीक है। 1700 में यहाँ पे इन्होंने क्या स्थापित किया, 1700 में इन्होंने फोर्ट विलियम यहाँ पे बनाया है। फोर्ट विलियम कहाँ पे बना है, तो कलकत्ता में। कब बना है, 1700 में, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा मेन आता है फरूख शेर का शाही फरमान, ठीक है। शाही फरमान, अगर जो अंग्रेजों का मेघना काटा अगर पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि अंग्रेजों का मेघना काटा किसे कहा जाता है, तो अंग्रेजों का मेघना काटा फरूख शेर के शाही फरमान को कहा जाता है। फरूख शेर का शाही फरमान कब जारी हुआ, 1717 यानी 1717 में। 1717 में फरूख शेर ने क्या किया, एक शाही फरमान जारी किया, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने क्या किया, शाही फरमान के रूप में 3000 रुपये अंग्रेजों से लिए, और 3000 रुपये के बदले में अंग्रेजों को पूरे शुल्क मुक्त व्यापार, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी चुंगी नहीं लगेगी, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आप फ्री व्यापार कीजिए, फ्री व्यापार करने की अनुमति दी थी, ठीक है। इसलिए इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, उसका फरूख शेर ने एक बार में ही पेट चीर दिया। एक बार में पेट चीर के देखा कि इसके अंदर बहुत सारा सोना होगा, भैया ले लो। लेकिन उसको मिला बस खाली कुछ नहीं, एक ही अंडा, 3000 रुपये मिल गए। अब इसने कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार के लिए दस्तक जारी करने का अधिकार दिया, है ना। अब दस्तक आपको पता होना चाहिए, जो दस्तक था यही बाद में क्या कहते हैं, जो कंपनी और जो कंपनी के अधिकारी थे और जो भारत के बंगाल के जो शासक थे, इन दोनों के बीच में क्या हो कि दस्तक का ये लोग मिस यूज कैसे करते थे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो इनके पास दस्तक है, दस्तक का मतलब ये चुंगी है, ठीक है, मतलब ये टैक्स, मतलब जो टोल टैक्स होता है, आप गाड़ी लेके जाते हैं टोल देते हैं ना, तो मतलब ये मान लो टोल है। अभी टोल में क्या करते हैं, आपके पास एक पास है जिसको दस्तक कहा जाता है, आप ये दस्तक को यहाँ पे दिखाएंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फ्री एंट्री यहाँ पे दे दी जाएगी, ठीक है। टोल का गेट अपने आप खुल जाएगा और आप रील बनाते हुए राजा वाली एंट्री कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या करते थे ये लोग कि भाई इनको दस्तक मिल गया, दस्तक किसको मिला, अंग्रेजों को। अब जो भारत के पास मतलब जो बंगाल के पास जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा था, वो कहाँ से आ रहा था, जो लोकल व्यापारी थे इंडिया के, है ना। लोकल व्यापारी जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू दे रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को एक मस्ती सूझी, अंग्रेजों को लगा कि भाई पैसा हमको भी कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए कुछ किया जाए। तो पैसा कमाने के क्रम में उन्होंने क्या किया कि जो दस्तक था, मान लो इंडिया का कोई व्यापारी यहाँ से निकल रहा है और उसको टोल टैक्स देना है यहाँ पे 10 रुपए, तो उसको अंग्रेज क्या बोला करते थे कि भाई एक काम करो, तुम 7 रुपए हमको दे दो या 5 रुपए हमको दे दो, और हमारा दस्तक लेके तुम फ्री में निकल जाओ, ठीक है। तुम्हारा 5 रुपए बच जाएगा और हम 5 रुपए कमा लेंगे। तो ऐसा दस्तक का मिसयूज होने लगा, और बंगाल के मतलब जो खजाना था वो पूरा खाली होने लगा। तो भैया फिर उसके बाद आपको पता चला कि कासिम ने क्या कहते हैं दस्तक को एकदम पूरी तरीके से सबके लिए फ्री कर दिया। उसी वजह से कासिम को भगाना पड़ गया।
तो हम आगे इसी क्रम में आगे पढ़ते जाएंगे, सब एक साथ नहीं पढ़ सकते, है ना। अब कंपनी की सफलता के कारण अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कंपनी सफल क्यों रही और बाकी सब कंपनियां फेल क्यों हुई, तो अंग्रेजों की जो नौसेना शक्ति थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी, जिसको रॉयल नेवी कहते हैं, ठीक है। रॉयल नेवी विद्रोह भी होगा लास्ट में 1946 में, हम देखेंगे। रॉयल नेवी जो थी वो नौसैनिक शक्ति बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। इसके कारण हिंद महासागर में जो सबसे पहले पुर्तगालियों ने सपना देखा था कि इंडियन ओशियन में हम कब्जा करेंगे और सारे व्यापार पर नियंत्रण करेंगे, वो सारे सपने को खत्म करके अंग्रेजों ने उसके ऊपर क्या कहते हैं अधिकार कर लिया, नियंत्रण कर लिया, ठीक है। इसकी जो कंपनी का संस्थागत ढांचा था ये बहुत ज्यादा मजबूत था, ठीक है। संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब ज्वाइंट, एक तो क्या कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपने एक सबसे पहले देखी डचों की बनी थी, लेकिन डच की नौसैनिक शक्ति उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी। तो दूसरे नंबर पे अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसी की बनी तो मतलब ब्रिटिशर्स की बनी, ठीक है। तो इनकी ज्वाइंट संयुक्त कंपनी होने के कारण उसके पास निवेश का निरंतर प्रवाह मतलब पैसे लगातार फ्लो, मनी का फ्लो बना हुआ था। तो जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वो उतना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो पैसे कमाने पे ध्यान दो। राजनीतिक राजनीतिक अवसरवाद भारतीय राज्य में अभी मैंने आपको बताया कि राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी और थोड़े बहुत जो राज्य थे तो वहाँ पे उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हो रही थी। चाचा का लड़का कह रहा था मैं बनूंगा, और छोटा भाई कह रहा था मैं बनूंगा, बड़ा भाई कह रहा था मैं बनूंगा राजा। तो वहाँ उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था और आपसी फूट का इन्होंने लाभ उठाया। और उस समय हमारे अंदर क्या कहते हैं जो नेशनलिज्म अभी है कि भाई इंडिया के बारे में कुछ नहीं बोलना, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, ये सब उस समय नहीं था। उस समय झांसी की रानी हुआ करती थी, और क्या कहते हैं गुजरात का अहमदाबाद का राजा हुआ करता था, बंगाल का नवाब हुआ करता था, हैदराबाद का नवाब हुआ करता था। तो ऐसे सब अपने अपने अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, ठीक है ना। सैन्य अनुशासन था इनके अंदर, हमारी तरह नहीं कि अगर भाई राजा है, राजा को अगर कहीं पे युद्ध लड़ने जाना है तो राजा अपनी पूरी सेना नाच मतलब सेना में ना तो ठीक है, सैनिक और तोप और ये सब बाद में चलेगा, पहले नाच गाना करने वाली कन्या लेके आओ, अच्छा अच्छा खाना बनाने वाला क्या कहते हैं रसोईया लेके आओ। ये सब इनके वहां नहीं था। इनके वहां था कि अगर भाई ये युद्ध लड़ने जाना है तो सेना चलेगी बस, खाली पहले सैनिक होगा और सेना के मतलब सैनिक सैनिक के हथियार वगैरह होंगे, ये नहीं कि नाच गाना होगा, ठीक है। तो सैन्य अनुशासन जो था इनके अंदर बहुत बेहतर था, आधुनिक ड्रिल आधारित सेना और बेहतर हथियार थे इनके पास, ठीक है। व्यापार से अब क्या किया कि इन्होंने क्या किया मतलब 1600 में ये आए और 1600 से लेकर 1757 तक इन्होंने क्या किया, बस खाली व्यापार किया, है ना, कि भाई फैक्ट्री वैक्ट्री स्थापित करते हैं, व्यापार पे जोर देते हैं। लेकिन 1757 प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने सोचा कि व्यापार व्यापार तो ठीक है, आओ भारत पे कब्जा किया जाए और कब्जा करके क्या किया जाए कि यहाँ पर हमको इन्वेस्ट ना करना पड़े, बस खाली रिटर्न ही रिटर्न हमको मिलता रहे। तो 1757 से फिर इन्होंने क्या किया कि भारत के ऊपर अधिकार करने का प्लासी से क्रम चालू किया, है ना। तो 1757 प्लासी, 1764 में बक्सर की विजय के साथ तय हुआ इनका व्यापार से शासन तक का सफर। इसके बाद दीवानी अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिए, कैसे प्राप्त किए, बक्सर के युद्ध के बाद हम देखेंगे कि इलाहाबाद की संधियां हुई दो, उसमें इन्होंने दीवानी अधिकार प्राप्त किए जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। दीवानी अधिकार प्राप्त होने पर कंपनी ने न केवल कर वसूलने बल्कि प्रशासनिक ढांचा भी अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। अब क्विक रिवीजन यदि कर लिया जाए तो फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 को। महारानी जो थी वहां पे 15 साल का उन्होंने क्या किया, इनको अधिकार दिया। फिर उसके बाद जेम्स प्रथम ने क्या कर दिया 1609 में अनलिमिटेड टाइम के लिए दे दिया कि भाई करते रहो। उसके बाद हॉकिंस आए 1608 में, स्वाली की लड़ाई हो गई, पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। स्वाली की लड़ाई में फिर जहांगीर ने इनको बोला कि भाई सूरत में कर लो फैक्ट्री स्थापित, है ना। फिर टॉमस रो आए, टॉमस रो ने पूरे भारत में फैक्ट्री स्थापित करने का, पूरे भारत में व्यापार करने का इन्होंने अधिकार ले लिया। फिर मद्रास में 1639 से फैक्ट्री स्थापित हुई, है ना। मद्रास फिर इनका क्या कहते हैं साउथ का हेडक्वार्टर बना, मद्रास प्रोविंस, मद्रास प्रेसिडेंसी बनी। फिर सूरत से बॉम्बे, बॉम्बे में इन्होंने क्या कहते हैं अपना हेडक्वार्टर, पहले सूरत था 1612 में फैक्ट्री स्थापित की थी, फिर बॉम्बे में 1668 में की, फिर हेडक्वार्टर सूरत से बॉम्बे शिफ्ट किया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनी। कलकत्ता भारत की राजधानी 1911 तक बना रहा, है ना। उसके बाद 1717 में फर्रुखशियर का शाही फरमान हुआ। इसके साथ में अंग्रेजों का भारत में आगमन समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम डेनिस और फ्रांसीसियों का आगमन देख लेंगे, उसके बाद फ्रांस के साथ में अंग्रेजों की लड़ाई देख लेंगे, फिर उसके बाद में हम भारत में कैसे अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की, फिर कैसे आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, कैसे हम आज़ाद हुए, कैसे आज़ादी के साथ साथ में हमने क्या कहते हैं जो हमारा विभाजन हुआ, विभाजन का दंत झेला, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।